अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। पहला है सर्कुलेशन और दूसरा है गैसेस एक्सचेंज इन फिश। तो दोनों मैकेनिज्म जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल डिस्कशन की जाएगी। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कि मैंने पहले जो लेक्चर दिए थे उसमें मैंने ये कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड की थी। फिश की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है, फिश की कितनी ग्रुप्स हैं, कौन सी फिश कार्टिलेजनस है, कौन सी बोनी है। तो उस हिसाब से भी फिश के अंदर जो सर्कुलेशन और गैसेस एक्सचेंज है, थोड़ा बहुत उसका फिनोमिना चेंज है। तो अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लंग फिशेस हैं वो कौन सी हैं या गिल फिशेस कौन सी हैं, और अगर हम आगे जाके उसमें सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट है, तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये फिशेस में डिफरेंस क्या होता है। तो इससे पहले आप वो लेक्चर देखिए ताकि आपको लंग फिशेस और गिल फिशेस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप ये अगेन लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि जो फिश है ये वर्टिब्रेट है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि वर्टिब्रेट्स जो है ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, और वर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को उसने प्रोटेक्ट किया होता है, ब्रेन प्रेजेंट है जिसको स्कल ने जो है वो प्रोटेक्ट किया होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में ही रहता है। अब तीन तरह की ब्लड वेसल हैं, पहली है आर्टरी, दूसरी है कैपिलरी और तीसरी है वेन। अगर ब्लड हमेशा इन्हीं वेसल्स के अंदर रहे और कभी भी अपने डायरेक्ट टिश्यू को बात ना करे, मतलब ब्लड वेसल्स को ना छोड़े, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके साथ एक और जो सिस्टम है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द ब्लड वेसल। तो उसके लिए क्या होता है कि डायरेक्ट जो वेसल्स के अंदर ब्लड है वो लीव करता है और टिश्यू को बाथ करता है। ठीक है, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि अगर मैं ये दो फिनोमिना को एक साथ डिस्कस कर रही हूँ तो उसकी रीज़न ये है कि सर्कुलेशन और गैसेस एक्सचेंज एवोल्यूशन के हिसाब से, साइंस के हिसाब से इनकी जो एवोल्यूशन है वो एक ही वक्त में हुई है। दूसरी बात ये कि ये जो चेंजेस हैं कि जो फिश है, मतलब ये कि लंग्स जो है उसकी एवोल्यूशन हुई है, सर्कुलेटरी सिस्टम की एवोल्यूशन हुई है, तो ये चेंजेस ये शो करती हैं कि लॉस ऑफ गिल को, क्योंकि गिल सिर्फ वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने ज़मीन पे भी आना शुरू कर दिया और उनमें गिल्स की बजाय लंग्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। दूसरी जो चेंज है वो ये है कि जो ब्लड है उसकी डिलीवरी लंग्स की तरफ और कंप्लीट सेपरेशन होगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन के हिसाब से गिल्स जो हैं वो लंग्स में डेवलप होंगे, और पहले कोई सेपरेशन नहीं होती ब्लड की। आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड की सेपरेशन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी सेपरेशन हो जाती है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगर ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें जो हार्ट के अंदर ब्लड है तो वो कैरी कर रहा है आर्टरी। आर्टरी इसको दोबारा से डिवाइड हो रही है कैपिलरी में, और ये सराउंडिंग में सेल्स हैं जो कि जिसको ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होगा, और अगेन ये जो कैपिलरी हैं वो डिवाइड होंगी वेन के अंदर और ब्लड को हार्ट के पास ले जाती हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को लीव, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स को लीव नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कहेंगे ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम फिश की ब्लड सर्कुलेशन की पहले बात करें, तो जब डेवलपमेंट हुई थी वर्टिब्रेट हार्ट की, तो जो हार्ट का वेंट्रल अयोटा है, वेंट्रल साइड क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को देख लो तो जो ऊपर वाली साइड है वो डॉर्सल है और जो नीचे वाली है वो वेंट्रल है।
सेम ऐसे ही हार्ट की भी डिफरेंट साइट होती हैं। जो अंदर वाली साइड होगी वो वेंट्रल साइट होगी। लेकिन हम यहाँ पे अयोटा की बात कर रहे हैं, तो अयोटा क्या होता है, हार्ट का लार्जेस्ट जो कह लो आपके ये पार्ट है, जो कि यहाँ लार्जेस्ट वेसल है जिसने ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना होता है। तो वेंट्रल अयोटा जो है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इट डेवलप इनटू 4 एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट्स। ये जो इनलार्जमेंट्स हैं ये है क्या, पहली है साइनस वेनियोसिस, दूसरी है एट्रियम और तीसरी है वेंट्रिकल और कोनस आर्टरियोसिस। ठीक है। अब इसमें अगर हम फिश में ब्लड के डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ब्लड है ना, ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिश का जो ब्लड है वो वेनस सिस्टम के जरिए फ्लो करता है। ठीक है। सबसे पहले ब्लड जो है वो साइनस विनोसिस के अंदर आता है। साइनस विनोसिस क्या है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट वेन्स हैं, वो वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं और साइनस विनोसिस के अंदर ब्लड को डाल देती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो साइनस मेयोसिस है वो डिवाइड होता है एट्रियम में। एट्रियम ब्लड को वेंट्रिकल में लेके जाता है और वेंट्रिकल इस ब्लड को कोनस आर्टरियोसिस के पास लेके जाता है। ये सारे के सारे जो चैम्बर्स हैं वो एक साथ ही बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कोनस आर्टरियोसिस है इस ब्लड को वेंट्रल एओर्टा के पास लेके जाता है। वेंट्रल एओर्टा के पास अब ब्लड पहुंच गया है। अब 5 एफरेंट वेसल जो है वो इसी ब्लड को वेंट्रल एओर्टा से गिल्स के पास लेके जाएंगे। गिल्स में क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो इफरेंट वेसल्स हैं उसी ब्लड को कैरी करेंगी और डॉर्सल एओर्टा के पास ले जाएंगी। जो डॉर्सल एओर्टा है अब ये रेस्ट ऑफ पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देता है। ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखाया गया है कि सबसे पहले जो है वो ब्लड जो है वो साइनस वेनोसिस के पास यहाँ पे ब्लड आएगा, और फिर जो है ये एट्रियम के पास ब्लड जाएगा। एट्रियम के बाद ये वेंट्रिकल में जाएगा, फिर जो है वो कोनस आर्टरियोसिस के पास जाएगा। कोनोसार्ट्रियोसिस के बाद जो ब्लड है वो एफरेंट जो वेसल्स हैं उसको गिल्स के पास लेके जाएंगी। एफरेंट जो वेसल्स हैं उसको कहाँ पे लेके जाएंगी, गिल्स के पास। ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो इफरेंट वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, इसको दोबारा से डॉर्सल एयोटा के पास लेके जाएंगी और डॉर्सल एयोटा इसको बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये डायरेक्शन है ब्लड के, फिश में ब्लड के फ्लो की। ठीक है। मतलब ये कि सबसे पहले किसके पास आएगा, कोनस आर्टरियोसिस के, साइनस विनोसिस के पास, फिर एट्रियम के पास, फिर वेंट्रिकल के पास, फिर किसके पास आएगा, कोनस आर्टरियोसिस के पास। कोनस आर्टरियोसिस इसको कहाँ पे भेज देगा, वेंट्रल अयोटा के पास, फिर वहां पे वो गिल्स के पास जाएगा। गिल्स के बाद जो ब्लड है ऑक्सीजनेशन के बाद डॉर्सल अयोटा के पास जाएगा, और डॉर्सल अयोटा के बाद जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, पूरी बॉडी में। डियर स्टूडेंट, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो मोस्ट एडवांस फिश है, जो ग्रुप है एक्टिनोपटेर्जी का और सार्कोपटेर्जी का, जिसमें सार्कोपटेर्जी वाला ग्रुप है उसमें कुछ फिशेस जो हैं वो लंग फिशेस भी हैं, जिसमें स्टर्जन्स आती हैं और पैडल फिश आती हैं। क्योंकि ये लंग फिशेस हैं इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में गिल्स की जगह जो लंग्स हैं उसकी एवोल्यूशन हुई है, डेवलपमेंट इसकी यहाँ पे गिल्स की जगह लंग्स की है। तो अगर इन फिशेस में लंग है तो किस तरीके से इनमें सर्कुलेशन होगी। ये स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे ड्रामेटिकली हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि दूसरी फिशेस के अंदर साइनस विनोसिस जो है वो सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर ब्लड को किस में डाल देता है, एट्रियम के अंदर। लंग फिशेस के अंदर ये जो एट्रियम है इसको आर्टरियल सेप्टम ने डिवाइड किया होता है। ये जो आर्टरियल सेप्टम है ना, ये क्या काम करता है, ये ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट कर देता है। ठीक है। जब सेपरेट करेगा तो इसका मतलब है मिक्सिंग होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये कंप्लीट जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है ये बिल्कुल कंप्लीट सेपरेटेड नहीं है जैसे कि ह्यूमंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो गैशियस एक्सचेंज है वो इतनी रैपिड हो रही होती है कि उसको मिक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद जो ब्लड है वो ये जो गिल्स दिखाई हुई हैं और इसके साथ गिल आर्क्स दिखाई हैं, ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, पांचवी और छठी, ये गिल्स की गिल आर्क में चला जाएगा। और गिल आर्क ऐसी फिशेस जो लंग्स के जरिए रेस्पायर करती हैं, वो गिल्स के जरिए रेस्पायर नहीं करेंगी, तो यहाँ से ब्लड सिर्फ पास करेगा और फिर ये लंग्स के पास चला जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी। ठीक है। ऑक्सीजनेशन होगी और दोबारा से फिर डॉर्सल एओर्टा के पास जाएगा ब्लड, और फिर डॉर्सल एओर्टा जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देगा। ठीक है। उसके बाद है कि कुछ जो फिशेस हैं ये एट्रियम के बाद जो ब्लड है
वो वेंट्रिकल के पास आते हैं और वेंट्रिकल के पास आर्टरियोसिस के पास आएगा, और गिल्स के पास ये जो है क्या प्रेजेंट है, गिल आर्क प्रेजेंट है। कुछ जो है वो गिल्स के जरिए रेस्पायर करती हैं और कुछ जो है वो लंग्स के जरिए रेस्पायर करती हैं। और ये जो यहाँ पे गिल्स में ब्लड के डायरेक्शन और गैशियस एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए मोस्ट एफिशिएंट है इसमें गैशियस एक्सचेंज। ठीक है। तो इस तरीके से जो लंग फिशेस हैं उसमें थोड़ी एडवांसमेंट है, लेकिन बाकी जो फिशेस हैं वो गिल्स के जरिए ही रेस्पायर करती हैं। सिर्फ लंग फिशेस और स्टर्जन्स पैडल फिशेस जो हैं वही लंग्स के जरिए रेस्पायर करती हैं। अच्छा जी, इसमें बताया है कि डोर्सल एओर्टा के बाद जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में, कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाता है, वो दो सर्कुलेशंस में होता है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट, पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है कि जब ब्लड को हार्ट और लंग्स के दरमियान जो है वो उसका फ्लो है, मूवमेंट है। मतलब देखो, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास आएगा, हार्ट उसको लंग्स के पास भेजेगा, या फिर लंग्स जब ऑक्सीजनेशन कर लेता है फिर उसको हार्ट के पास भेज देता है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। उसके बाद जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये कैसी सर्कुलेशन है कि जब ब्लड ऑक्सीजनेट होके हार्ट के पास आ गया, अब हार्ट जो है उसको बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एक ये मूवमेंट हो गई। दूसरी मूवमेंट क्या है कि जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट के पास आ रहा है, तो ये बी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये अगर दोनों डायरेक्शंस होंगी तो जो सर्कुलेशन होगी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि फिश का हार्ट एक सिंगल सर्किट हार्ट है। सिंगल सर्किट हार्ट होने का मतलब है कि फिश में जो ब्लड है वो हार्ट के पास सिर्फ एक ही दफा जाता है। ठीक है। और ऑक्सीजनेशन के बाद इसके पास, हार्ट के पास ब्लड नहीं जाता, एक ही दफा ब्लड जाएगा, तो उसको हम सिंगल सर्किट हार्ट कहेंगे। और ऑक्सीजनेशन के बाद ये डायरेक्टली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हार्ट के पास सिर्फ दो ही चैम्बर हैं, एक है एट्रिया और दूसरा है वेंट्रिकल। अब हम इसके सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, वो है गैशियस एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट, गैशियस एक्सचेंज का मतलब है कि फिश फिश जो है वो किस तरीके से ब्रीदिंग करती है। रेस्पिरेशन की एक्चुअली ये टाइप है, और रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक जो रेस्पिरेशन है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और एक होती है ब्रीदिंग, जिसमें सिंपल हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में लेके आएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगी। वाटर में सिर्फ और सिर्फ 2.5% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये बहुत ज़्यादा कम है फिश के लिए, क्योंकि फिश को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है ऑक्सीजन। तो फिश क्या करती है, खुद को अडॉप्ट कर लेती है, कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में लेके आती है। एक तो ये कि वो रैपिड बहुत ज़्यादा वाटर का एक्सचेंज करवाती है अपने गिल्स के जरिए, ताकि मैक्सिमम वाटर में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर सके। इसके अलावा अपनी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें इतनी ऑक्सीजन रखती है कि अपने जो ब्रीदिंग के रेट है उसको रेगुलेट कर सके। ये तीन तरीकों से अपने ब्रीदिंग के रेट को रेगुलेट कर सकती है। पहला मैकेनिज्म है पंपिंग मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट, पंपिंग मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो माउथ है वो ओपन होगा, पानी अंदर जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब पानी अंदर चला जाएगा माउथ हो जाएगा क्लोज, फिर पानी जो है वो माउथ के जरिए गिल फिलामेंट और गिल रैकर्स के पास जाएगा। ठीक है। वहां पे होंगी गैसेस एक्सचेंज, और वहां से ही जो पानी है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ये जो माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग है यही फोर्स कर रही है वाटर की मूवमेंट को गिल फिलामेंट और गिल रैकर से, और फिर ये गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती हैं। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये एक्चुअली मसल्स परफॉर्म करते हैं, और मसल्स ये अपर क्यूला क्या है, जो गिल फिलामेंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं गिल फिलामेंट्स। ये जो गिल फिलामेंट्स हैं ये गिल फिलामेंट्स है जिसके ऊपर एक लिड होता है जिसको हम अपर क्यूलम कहते हैं, और इसकी जो कैविटी होगी उसको हम अपर क्यूला कैविटी कहेंगे। जो अपर क्यूला कैविटी है और फेरेंक्स है, इसके मसल्स जो हैं उसकी वजह से ये पंपिंग हो रही होती है। तो एक तो इस तरीके से फिश जो है वो गैसेस एक्सचेंज करती है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ड्राम वेंटिलेशन। डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है कि जब फिश स्विम करती है तो वो अपने माउथ को ओपन रखती है। ठीक है। जब
माउथ को ओपन रखेगी तो जो मैक्सिमम वाटर है वो मेंटेन रहेगा फेरिंग्स के अंदर, मतलब वाटर का फ्लो मेंटेन रहेगा। जैसे कि यहाँ से पानी जा रहा है और इसके गिल फिलामेंट से यहाँ से जो पानी है वो निकल रहा है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज भी होती जाएंगे। अब ऐसी कौन सी फिशेस हैं जिसमें राम वेंटिलेशन होती है? कुछ इलास्मोब्रेंकाई। इलास्मोब्रेंकस क्या होती हैं? ये भी हमने कॉन्ड्रिकथीस सॉरी कार्टिलेजनस फिशेस की एक टाइप है, जिसमें शार्क हैं, रेज हैं और स्कैट्स आती हैं। और इसके अलावा एक ओपन ओशन बोनी फिश है जिसका नाम है ट्यूना। इन दोनों फिशेस में राम वेंटिलेशन होती है। डियर स्टूडेंट, इलास्मोब्रेंकाई के पास कोई अपर्क्यूला नहीं है। उसके अंदर हमने गिल स्लिट्स पढ़ी थी, 5 to 7 पेयर्स होते हैं और उसके ऊपर कोई लिड नहीं है। इसका मतलब है अपर्क्यूला उसके पास नहीं है, इसलिए ये अपने माउथ को ओपन रखती हैं और वाटर की पंपिंग करवाती रहती हैं ताकि ये सरवाइव कर सके। तो उनमें ये वेल डेवलप है राम वेंटिलेशन। इसके अलावा कुछ जो फिशेस हैं उनमें गिल बार होती हैं एक्सटर्नल फ्लैप्स के साथ। इसका मतलब है कुछ ये जो फ्लैप्स हैं ये ओपनिंग ओपन होंगे और क्लोज होंगे और यही फ्लैप अपर क्यूला कैविटी की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे और दूसरा ये इनके पास कुछ स्पाइरेकल्स होती हैं। ये जो स्पाइरेकल्स हैं ये इनकी मॉडिफिकेशन होती है फ्रेंजियल स्लिट्स में, और ये स्पाइरेकल्स जो है ये रूट प्रोवाइड करती हैं अल्टरनेट वाटर की एंटरिंग के लिए और वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। अब किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होंगी, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? डियर स्टूडेंट, अगर हम गिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर जो गिल्स हैं उसके बाद जो है वो गिल आर्क्स हैं। गिल आर्क से बहुत सारे गिल फिलामेंट निकलते हैं। हर गिल फिलामेंट से फ्रेंजियल लैमिला निकलता है। ठीक है, अब जो फ्रेंजियल लैमिला है उसकी कंपोजिशन होती है बहुत सारे एपिथेलियल फोल्ड से, मतलब एपिथेलियल सेल्स जो हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो उसको कंपोज करते हैं। तो सेम ऐसे ही होगा कि गिल्स जो हैं उसको सपोर्ट करें गिल आर्क, गिल आर्क को सपोर्ट करते हैं गिल फिलामेंट, गिल फिलामेंट से बहुत सारे फ्रेंजियल लैमिला निकलता है और फ्रेंजियल लैमिला से जो है उसके कंपोजिशन एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। तो इसमें कुछ ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को गिल्स के पास लेके आती हैं और गिल्स जो है इसी ब्लड को गिल फिलामेंट में डाल देता है। ठीक है, गिल फिलामेंट में क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं वो ब्रेक होती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में जब वो ब्रेक होती हैं तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है और गैसेस एक्सचेंज होने के साथ ही ये ब्लड को फ्रेंजियल लैमिला में भी सप्लाई कर देता है। उसके बाद जो ब्लड है और वाटर की मूवमेंट है ये दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और इस मैकेनिज्म को, इस मूवमेंट को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। मतलब वाटर ए फॉरवर्ड जा रहा है तो जो वाटर फॉरवर्ड जा रहा है तो ब्लड जो है वो बैकवर्ड जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो मैक्सिमम हो सके। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो इंडियन क्लिबिंग पर्क है ये ज़्यादातर अपना लाइफ जो है वो लैंड पे स्पेंड करती है, और इसके लिए जो गैसेस एक्सचेंज है एक चैम्बर होता है और उसका नाम है नोमैटिक सैक। तो ये जो नोमैटिक सैक है यही गैसेस एक्सचेंज का चैम्बर है और इसी के जरिए अपनी रिस्पायरेशन कर रही होती है। ठीक है, कुछ फिशेज जो हैं जिसमें बोनी फिशेज हैं, कुछ जो है वो बोनी फिशेज नहीं हैं, उनमें जो नोमैटिक सैक है वो आइसोफेगस के साथ या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक के किसी भी दूसरे पार्ट के साथ अटैच्ड होती है। जब वो हवा को अंदर लेके आती है नोमैटिक सैक के अंदर तो वहां पे उसकी सरफेस के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। कुछ फिशेज में जिस जैसे कि इंडियन क्लिम्बिंग पर्क, लंग फिशेज, ये जो और एंशंट रेफिडिस्टियंस जो हैं इसमें क्या होता है कि जो नोमैटिक सैक है वही लंग की तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन कुछ फिशेस के अंदर जो नोमैटिक सैक है वो स्विम ब्लैडर ब्लैडर के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। अब ये जो स्विम ब्लैडर है और लंग्स है इसके बारे में साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो लंग्स हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव हैं स्विम ब्लैडर से, मतलब ये लंग्स पहले इवॉल्व हो चुके थे और स्विम ब्लैडर जो है उसके बाद इसकी एवोल्यूशन हुई थी। लेकिन जो अर्ली बोनी फिशेज हैं उसकी एवोल्यूशन जो है वो वार्म फ्रेश वाटर और स्ट्रीम से हुई है ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड, और इनकी एवोल्यूशन प्योर रिवर और स्ट्रीम से हुई है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो रिवर और स्ट्रीम्स हैं वो स्टेगनेंट होती गई और ड्राई हो गई और उसमें वही फिश सर्वाइव की जिसके पास लंग्स प्रेजेंट थे। इसके बाद ये कहा जाता है लेकिन जो बोनी फिशेस हैं वो उसकी एवोल्यूशन मैरीन इन्वायरमेंट से भी हुई है और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से भी हुई है। और मॉडर्न बोनी फिशेस में जो नोमैटिक सैक है वो एक्ट करती है बायोम्सी को रेगुलेट करने में।
यह स्टूडेंट, ये बायोंसी क्या होता है कि अगर कोई फिश जो है वो बॉटम में है और उसने खुद की पोजीशन को मेंटेन करना है वाटर के कॉलम में, तो उसको हम कहते हैं ये बायोंसी की रेगुलेशन है। जैसे कि पेल्जिक फिश जो है वो बायोंसी को मेंटेन करती है। तो डिफरेंट तरीके हैं किस तरीके से जो फिश है वो अपनी वर्टिकल पोजीशन को वाटर के कॉलम में मेंटेन कर सकती है। ये वर्टिकल पोजीशन वाटर के कॉलम में मेंटेन करने को ही बायोंसी कहते हैं। तो डिफरेंट इसके अडॉप्टेशंस हैं। नंबर वन ये है कि जो फिश है वो अपने टिश्यूज में लेस डेंसिटी कंपाउंड्स को इनकारपोरेट करती है, ताकि उसका जो वेट है वो कम से कम हो और उसकी पोजीशन मेंटेन करने में उसको आसानी हो। दूसरी बात ये है कि जो फिश की बॉडी है इसके ऊपर बहुत सारे फिन्स होते हैं। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिश के पास कितने पेयर्ड फिन्स होते हैं, कितने अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, इसके अलावा डॉर्सल है, वेंट्रल है, कॉर्डल है। तो ये सारे के सारे फिन्स की जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे जो पेक्टोरल फिन्स है और कॉर्डल फिन है वो इसकी अपलिफ्टिंग में हेल्प करते हैं, मतलब वर्टिकल पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसने अपनी बॉडी में हैवी टिश्यूज और बोन्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, और इसका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजनस है ताकि इसकी पोजीशन मेंटेन हो सके। लास्ट वन है कि इसने स्विम ब्लैडर जो है वो बायोंसी की रेगुलेशन के लिए स्विम ब्लैडर को रखा है। अब ये जो स्विम ब्लैडर है ये एक्चुअली क्या होता है कि गैस की तरह की मतलब एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, समझ लो कि जैसे कि आप बैलून के अंदर हवा को फिल करते हो तो वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है। ऐसे ही जो फिश हैं वो स्विम ब्लैडर के अंदर गैस को फिल करती हैं और इसका बॉडी का वेट लाइट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ऊपर सरफेस के ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देती है। जब गैस को स्विम ब्लैडर से निकाल देती है तो बाद में ये दोबारा से सिंक करना शुरू कर देती है, मतलब बॉटम पे चली जाती है। तो फिश के अंदर जो स्विम ब्लैडर है वो भी बायोंसी को रेगुलेट करता है। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ताकि और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।